नमस्कार। दोपहर 3 बजे की डिबेट 3 का तर्कश का समय हो गया है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। डिबेट पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से आ रही है, जहां पर एक गोदाम की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन गोदाम गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। ताराताला इलाका यह बताया जा रहा है, जहां पर गोदाम की छत अचानक गिर गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं घटनास्थल की। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा परेशानी की बात इस वक्त यह है कि 40 से 50 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए सेना को भी मौके पर बुलाया गया है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है और इसीलिए इस वक्त प्राथमिकता यह कि जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। 40 से 45 लोगों के फंसे होने की खबर इस वक्त आ रही है। गोदाम की छत गिरने से यह हादसा हुआ, निर्माणाधीन ये इलाका। और अब कैसे यहां से जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त इसी उम्मीद पर टिका हुआ है। आपको घटनास्थल से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आपको पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है और सेना के ट्रक्स यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहां पर सेना भी इस ऑपरेशन का हिस्सा अब बन चुकी है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनकी जिंदगी पर कोई संकट ना आ पाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। किस स्थिति में यह हादसा हुआ, कैसे ये निर्माणाधीन गोदाम जिसकी छत गिर गई है अचानक, ये कैसे किन परिस्थितियों में हादसा हुआ, ये भी आपको ग्राउंड से हम जानकारी देंगे। लेकिन ये दो अलग अलग तस्वीरें, जहां पर एक तरफ सेना के ट्रक आप आते हुए देख रहे हैं, रेस्क्यू का इक्विपमेंट्स जो है उसके साथ लाए जा रहे हैं। ऋत्विक मंडल जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इस वक्त। ऋत्विक, दो सवाल हैं इस वक्त। एक तो सेना को बुलाना पड़ा है, तो कितनी इंटेंसिटी अभी गहरी है इस मामले की, पहला सवाल ये। और 40 से 45 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल, मौके पे हम पहुंच चुके हैं। हम ताज़ा तरीन हालात जो है दर्शकों से साझा कर ले। दरअसल ये हम नज़ारा दिखा रहा है, टॉप शॉट, और ये दरअसल ये हादसे का स्पॉट है, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं जो है सूरत हाल क्या है मैं ज़रा बता दूं। दरअसल जो बताया जा रहा है, पिछले 3 महीनों से जो है इस गोडाउन या निर्माणाधीन एक स्ट्रक्चर है, जिसका हाल ही में इसका जो लोहे से और कंक्रीट से और टीन के शेड से बना हुआ इसका छत निर्माण किया गया था। और बहुमंजिली ये जो वेयरहाउस है वो बताया जा रहा है। उसका पहले माला और दूसरे माला का जो मलबे के नीचे, जैसे आपने बताया, अभी तक जो असमर्थित सूत्रों से हम देख सकते हैं सीधे जो एनडीआरएफ के जवान वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले आनंद फानन में आर्मी को बुलाया गया। जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था, करीब 12:30 बजे ये हादसा होता है और ये जो है बहुमंजिली, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन जो स्ट्रक्चर है उसका छत और ऊपरी माला जो है भरभरा कर गिर जाता है। उसके नीचे जो अभी तक असमर्थित सूत्रों से जो बताया गया है कि 50 के ऊपर हो सकते हैं कर्मी जो है उसके नीचे फंसे हुए हैं। अभी तक 6 से 7 लोगों को आनंद फानन में घायल रूप से वो उन्हें निकाला गया है। और फिलहाल आर्मी को इसलिए यहाँ पर सेना को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इसके नीचे जो मलबे के नीचे जो दबे हुए हैं उनको देखिए, इस तरीके के हादसे में सबसे ज्यादा चांसेस होता है, जितना समय ज्यादा होता है तो उनकी जिंदा रहने की चांसेस वो घटती जाती है। तो ये एक घड़ी के विपरीत में जो है ये लड़ाई है, इसी के लिए सेना की मदद बुलाई गई है। और फिलहाल जो है 2 या 3 हम देख सकते हैं क्रेन का मदद लिया जा रहा है, बड़े क्रेन का मदद लिया जा रहा है ताकि मलबे को हटाया जाए। लेकिन जिस तरीके से पलक छपकते ही ये हादसा हुआ, 50 के करीब जो है ज्यादा जो है वहां पर कर्मी थे वो बच नहीं सके। और जो बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इस काम का था अजगर, वो भी इसके नीचे दबे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने हमें बताया। मैं लौटूंगी आपके पास, इस वीक आपसे अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेजी से चलाया जा रहा है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं आज की डिबेट का। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। तो राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों, हेराफेरी के बीच, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। लिहाजा अब सियासत भी इस पर हो रही है।
यूपी सरकार पर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। टिन्नू यादव का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि यादव होने की वजह से टिन्नू का नाम मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, यह महापाप है। चंदा चोरी को लेकर उन्होंने कहा। उधर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कौन कौन रडार पर है, क्या चंपत राय इस पूरे मामले में बचेंगे या फिर उन पर एक्शन होगा? उनके इस्तीफे को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब तक जिम्मेदारी लेने के नाते उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। तो इसी बड़े मुद्दे पर आज 3 का तर्कश की डिबेट होगी। लेकिन सवाल क्या है? सवाल इस वक्त बड़ा यह है कि राम मंदिर में गबन कितने का हुआ है। अलग अलग अमाउंट्स कोट किए जा रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। चढ़ावा चोरी का सरगना कौन है? एसआईटी रिपोर्ट पर कार्रवाई कब होगी? 24 घंटे बीत चुके हैं। राम भक्तों को किसने धोखा दिया? क्योंकि विश्वसनीयता का, आस्था का यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव इस बीच सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने यादव सरनेम का जिक्र किया कि आरोपी टिन्नू यादव के नाम के साथ ना यादव लगा है और यादव होने की वजह से मुझसे जोड़ा गया है। चंदे में गड़बड़ी महापाप है। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे हैं। महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे हैं। तो अखिलेश यादव ने यहां एक बार फिर सरकार को घेरा और इस पर हो रही राजनीति के इर्द गिर्द वो जाति का दाव भी यहां पर अपने बयानों में लगा गए। बात करने के लिए इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से संजीव सिंह जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिगंबर अखाड़ा से महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंप्यूटर बाबा, मैं सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। यहां पर आप लगातार मुखर हैं इस विषय पर और हर राम भक्त इस वक्त आहत है। 24 घंटे बीत गए हैं एसआईटी रिपोर्ट को, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है। आपको हैरानी होती है इस बात पर कि अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल, अभी तक एक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है श्री राम मंदिर में हुए दान, चोरी करोड़ों श्रद्धालुओं का जो है अपनी श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम की कमाई समर्पित की गई और ऐसे पवित्र कार्य में यदि इस प्रकार की अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग की आशंका सामने आती है तो यह करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं के साथ विश्वासघात है। मुझे ऐसा लगता है आस्था के नाम पर स्वार्थ साधने वाले तत्व समाज और धर्म दोनों को अपराधी, ऐसे लोगों की सनातन समाज और समाज की ओर से बहुत निंदा करता। लेकिन स्वामी जी, अब जिम्मेदारी किसकी है? अब जेनरिक बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे। किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की है। सरकार ने बिठाला है चंपत राय कमेटी को। चंपत राय को चाहिए एक जमीन घोटालों में भी फंसे और अभी जब देखा हमने कि अभी जो लोगों ने जान चढ़ाया, जान किया, चंदा किया और ऐसी परिस्थिति में चंपत राय को चाहिए कि अपने मन से ही इस्तीफा दें। उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं आप। जिम्मेदारी लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें जब तक जांच में पाक साफ निकलकर सामने नहीं आते। स्वामी चक्रपाणी जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, डिबेट पैनल पर आप मेरे साथ मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या से उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय हमने एसआईटी जांच को दिया था, वो समय आप दीजिए, एक्शन होगा। रिपोर्ट सौंपे हुए 24 घंटे का वक्त बीत गया है, क्यों नहीं हो पा रहा एक्शन? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश और विश्व में जिस प्रकार से हिंदू
आहत महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आए दिन रोज ही कोई 200 किलो चांदी की बात कर रहा है कि हमने दिया, उसकी रसीद तक प्राप्त नहीं हुए। अभी कितने लोग ऐसे होंगे जो दावा भी नहीं कर रहे हों, कोई कुछ बातें कर रहा है, रोज आए दिन पेपर और टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। निश्चित रूप से अनियमितता तो हुई है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता। पिछले दिनों भी आप देखो जमीन जिस प्रकार से कुछ ही समय में 2 करोड़ की जमीन 15 करोड़ में या कितने करोड़ में बेच दिया गया, और उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिपापोती हो गई। तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान श्री राम का ये मंदिर पूरे विश्व का आस्था का केंद्र है, और वहां पे लेकिन कंप्यूटर बाबा तो कह रहे हैं ना कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए कम से कम। और अब तो गड़बड़ियां जो रिपोर्ट में भी बातें निकल कर आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से कि अनियमितताओं का जिक्र है उसमें, हेराफेरी हुई है इसका जिक्र है उसमें, और इनफैक्ट यहां तक बात है कि नए बोर्ड का गठन हो। तो ये तो सीधे सीधे जिनकी लीडरशिप में ये सब चीजें हुई हैं उन पर बड़े आरोप आ रहे हैं। यहां पर आप मानते हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा का FIR करके तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए। बिल्कुल नैतिक रूप से तो इस्तीफा दिया ही जाना चाहिए। और सबसे पहले तो जो पहला ट्रस्ट बना उसी में पता नहीं किस क्राइटेरिया के तहत ट्रस्ट बना दिया गया। जो लोग पक्षकार थे उन पक्षकारों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जो एक अपनी जमीन बेच करके किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। वहां यहां तक कि उनको ट्रस्ट में रखना तो दूर, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। बीफ खाने वाले और रणबीर का पूरा पता नहीं किस को निमंत्रण देकर के उसमें बुला करके और शांत समझा गया, और जो पक्षकार है, जो संत समाज है, उसको पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। तो ये ट्रस्ट बनाने वाले सरकार भी समझे कि अब आखिर कौन सी क्राइटेरिया उनमें दिखाई दी कि चूर्ण बेचने वाले और ऐसे लोग जो खुद ही राम मंदिर से कोई लेना देना उन तक को रख दिया। तो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो बिना मेहनत का कोई चीज पा जाता है तो करेगा ही, उसको कहां से आस्था होगी? और एक बात तो और बात है, सवाल ये है, कोई माँ अपने घर में 9 महीने बच्चे रखती है तो उसका ज्यादा ख्याल बच्चे को करती है, लगाव होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इसी तरह किसी को बच्चा दे दिया तो सौतेला ही होगा, उसको कहां उससे लगाव होगा? तो जिन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने उसे कोर्ट में अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी है पक्षकारों ने, उनको ज्यादा, संतों को ज्यादा लगाव होगा। और जो राम भक्त तो आए हैं पता नहीं कहां से। ये जो कष्ट झलक रहा है इस वक्त स्वामी चक्रपाणी के संबोधन में, वो आपने भी सुना होगा कि लोगों ने कैसे कैसे, किस आस्था, किस प्रेम, किस श्रद्धा के साथ दान दिया है। लेकिन 7 जून को तो ऑफिशियली सोशल मीडिया पर पोस्ट आने शुरू हो गए थे, आरोप लगने शुरू हो गए थे। उसके बाद SIT का गठन भी हो गया, लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के 24 घंटे बाद भी शांति है, सन्नाटा है। बचाया जा रहा है क्या किसी को? मीनाक्षी किसको बचाया जा रहा है सर? मीनाक्षी, कष्ट सभी भक्तों को है और कष्ट हमें भी है। चक्रपाणी जी तो इस अभियान से जुड़े रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कष्ट होना स्वाभाविक है। और चूंकि 15 दिन की म्याद के साथ SIT का गठन हुआ कि 15 दिन बाद उसके सारे परिणाम आने के बाद फिर FIR भी होंगी, वो लोग गिरफ्तार भी। जो दोषी होंगे उनको बचाया नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं, ये निश्चित है। लेकिन इस सारे विषय में एक बड़ी बात है, ये भी विषय आ रहा है कि SIT की जांच पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब बताइए, जो SIT की जांच पर विश्वास नहीं करता है, हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करता है, वो CBI पर विश्वास नहीं करता है, इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं। जो आशिक मुनीर पर विश्वास करते हैं, जो ट्रंप पर विश्वास करते हैं, शहबाज पर विश्वास करते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कहना हमें। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि अभी 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं मीनाक्षी, एक बार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक हो जाने दीजिए। इसके बाद कोई भी दोषी, आप SIT पे सवाल खड़े कर रहे हैं विजय शंकर जी। नहीं, मैं बस इसी में आप ही बोलेगा, आप ही कंप्लीट करिएगा। नहीं, आप ही कंप्लीट करिएगा, बस मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि कई लोगों को SIT पर भरोसा नहीं है, उसके पीछे कुछ जरूरी सवाल है। इस मामले में सर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, इतने गंभीर आरोप है लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। इस बात पर हैरानी होती है। और सर जहां तक मेरी जानकारी है, विजय शंकर जी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सब लोगों की जानकारी के लिए भी बता दें, जहां तक मेरी जानकारी है SIT का इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होता है जब FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद तो ये SIT किस आधार पर जांच कर रही है? फिर सवाल यही है, किस आधार पर जांच हो रही है? मीनाक्षी थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, मैं प्रश्न खड़ा नहीं करता हूँ। ये ट्रस्ट के निवेदन पर ट्रस्ट ने पत्र लिखा सरकार को, सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT गठित की है, किस आधार पर की है तो उसका आधार ये है। मैं दूसरी बात, एक और 2-3 बातें कहना नहीं सर, पढ़ने लिखने की बात नहीं है, पढ़ने लिखने की बात नहीं, ये वक्तव्य सही नहीं है आधार पर कर दी, सर आपका वक्तव्य सही नहीं है। देखिए, अगर सवाल आपको ना पसंद हो
तो पढ़ने लिखने से उसको जोड़ देने की बात सही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ सर, इसलिए कह रही हूँ कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं होती है सर, अगर एफआईआर नहीं होती है इतने गंभीर आरोपों के बाद भी, तो उस पर सवाल बनता है। और चलिए मैं तो उसके आगे की बात कह रही हूँ ना सर, एसआईटी रिपोर्ट सौंप चुकी है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही है सर, किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? आपने कहा किस आधार पर किया, मैंने उसको उत्तर दिया। दूसरी बात, एक दो बातें मैंने मुझे पता सर, इस देश में उदाहरण मौजूद है, इस देश में उदाहरण मौजूद है जब स्वतः संज्ञान लेकर भी एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ पर तो प्रभु श्री राम का मामला है, यहाँ पर 500 वर्षों की प्रतीक्षा से बने राम मंदिर का मामला है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मीनाक्षी, ट्रस्ट में कौन वहां पर कौन दोषी है ये तय तो किया जाएगा ना, और जांच के बाद तय होगा ना। वो जांच हुई है, उस जांच की रिपोर्ट आने का तो आप प्रतीक्षा कर लीजिए। रिपोर्ट आ गई है सर, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट अब समय कितने दिन का था उसका? समय 15 दिन का था ना, 15 दिन पूरे हो गए क्या? आप उसकी तो प्रतीक्षा कीजिए। चलिए, उस प्रतीक्षा के बाद अगर कुछ नहीं होता टिप्पणी करिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, और प्रतीक्षा करिए, 24 घंटे हो चुके हैं रिपोर्ट दिए हुए, लेकिन वीएचपी से विजय शंकर जी हैं, उनको लगता है और प्रतीक्षा होनी चाहिए। कितनी प्रतीक्षा? मीनाक्षी जी, अगर इस बात की गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते तो आज हमारे इस डिबेट में वो हिस्सा लेते। लेकिन भाजपाई जो लूटे हुए माल है ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे का, उसके बंटवारे में लगे हैं कि कैसे बांटा जाए और कैसे बचा जाए। इसलिए भाग खड़े हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपके डिबेट में भी नहीं आते हो। जब मुख्य मुद्दा होता है इस देश के अंदर, कभी आस्था की बात होगी, कभी धर्म की बात होगी, तो भाग जाते हैं। और विश्व हिंदू परिषद जैसे विजय शंकर तिवारी, धर्मेंद्र जी का ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। और आज तक एफआईआर नहीं हुई। आज तक एफआईआर नहीं हुई। 200 किलोग्राम चांदी का चोरी का आरोप है, एफआईआर नहीं हुई। 10 लाख रुपए गोबर में मिले, उसकी जांच सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट में है, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। बिना एफआईआर के एसआईटी गठित हो गई। उस पर नहीं जवाब दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसको बचाने के लिए हुआ। सवाल यहाँ इतना ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दान का चोरी करने का जो आरोप है, ये बहुत जघन्य आरोप है। पता नहीं कितने लोग अपने जमीन को बेच करके अपनी आस्था के अनुसार अपनी कमाई में से उन्होंने दान पत्र में दान देने का काम किया था। उन्हें क्या पता था कि वहां पर लुटेरे बैठ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से बैठ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंपत राय अगर उसके गुनहगार हैं, तो चंपत राय जो पैसा लूट रहे थे तो किसको दे रहे थे? असली मेन किसके लिए काम कर रहे थे? ठीक है, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब सुन लेते हैं आप जी। मीनाक्षी देखिए कि धर्मेंद्र जी अपनी बात कर रहे थे, आरोप लगाए गए। आरोप तो ये भी लगाया गया कि वो चंदन राय जो है वो चंपत राय का भतीजा है, जबकि चंदन राय बिहार का रहने वाला है, चंपत राय जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चंपत राय जी बंसल हैं, वो वहां के राय हैं। दूसरा कहा गया कि सोमेश शंकर 50 बार एक साल में कर्नाटक गया है। उससे जब सारा विषय निकल के आया, उसने कहा मैं 5 साल में केवल 5-6 बार गया हूँ, और वो भी जाने के लिए मैं हवाई जहाज से गया हूँ, वापस में ट्रेन से आया हूँ। ये सारी इस प्रकार के जब आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप की जांच तो होगी ना, और जांच के आधार पर उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इससे के लिए मैंने कहा 30-35 साल, चाहे चक्रपाणी जी हैं, चाहे हम लोग हैं, हमारे संत महात्मा हैं, इन सबने उसमें तपस्या की है, उनको कष्ट तो होगा ही होगा। और सबका मन है कि वो जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वही बात हम कर रहे हैं। केवल अब एसआईटी हमें संतोष है कि एसआईटी की जांच सम्मिलित हो गई है। एक बात बताइएगा विजय शंकर जी, एक बात बताइएगा, आप ये मान रहे हैं कि भयंकर गड़बड़ियां हुई हैं? नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है। कह रहा हूं कि देखो जो बातें सामने आई हैं, आप बताइए एक भी बात को प्रामाणिक रूप से कोई सामने आया है क्या? आप जांच पर तो प्रतीक्षा करेंगे ना, हम जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त एक पोस्ट खुला है, मेरे पास इस वक्त एक पोस्ट है जिसमें डॉक्टर राजू वी मनवानी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कैसल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने ये कहा है कि सिंधी कम्युनिटी के बिहाफ पर, सिंधी समुदाय के बिहाफ पर 200 सिल्वर की चांदी की ईंटें जो हैं 1-1 किलोग्राम जिनका वजन था, वो 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में उन्होंने डोनेट दी थी। उस समय ना तो उनको कोई रसीद मिली, जब उन्होंने रसीद का जिक्र किया तो उन्हें यह जवाब दिया गया, चंपत राय जी का नाम लिखा है उन्होंने इस पोस्ट में, उसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि चंपत राय जी ने कहा कि देखेंगे पहले कि इनका इस्तेमाल कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन वो दान लिया गया और आज तक उनके पास कोई रसीद मौजूद नहीं है।
हाँ, सर ठीक है। कैमरे पर आकर बयान दिया है, हाँ, कैमरे पर आकर बयान दिया है, और अगर वो एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कहना कि गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, शायद सही नहीं होगा जांच से पहले। हमने नहीं, इसीलिए नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि आपने चांदी दी, आपने सोना दिया, उस सोने की इतने ग्राम की सोने की ये मिल गई, तुरंत रसीद मिलती नहीं है जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो सोना है कि चांदी है कि नहीं है। और दूसरी बात, ये सोना चांदी खुले नहीं रखा होता कि आज आरोप लगा देख लीजिए, उसके लिए तो व्यवस्थित रूप से जो स्थान बनाया गया है वहीं पर रखा होगा ना, तो वो जांच से ही पता चलेगा ना कि वो इन बयानों के बाद विजय जी, इन बयानों के बाद क्या आप ये मान रहे हैं कि भारी गड़बड़ी हुई है या नहीं मान रहे हैं? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। वीएचपी की नजर में, विश्व हिंदू परिषद की नजर में राम मंदिर के मामले में भयंकर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर वहां नहीं मिलेगा तो मैं मानूंगा, अगर मिल गया तो वहां रखा हुआ, अगर नहीं मिलेगा तो मानूंगा ना मैं। और वही शब्द कहेंगे तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं और उन्हीं के साथ चलूंगा, उन्हीं की बात करूंगा मैं। चलिए ठीक है, मैं आप संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव सिंह जी, ठीक है सर, एक एक करके। संजीव सिंह जी, जिनका मैंने जिक्र किया अभी, सिंधी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनका यह कहना था कि 1.5 से 2 करोड़ की कीमत इस चांदी की उस समय थी, आज कम से कम 6 से 7 करोड़ होगी कीमत जो डोनेट किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ी हुई है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या लग रहा है आपको, अब तक क्यों रिपोर्ट के बाद, जो भी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद क्यों अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया? मीनाक्षी जी, आपके एनडीटीवी के समझदार दर्शक देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि पढ़े लिखों के फारसी क्या मतलब है, तो वो मतलब कि पढ़े लिखों के फारसी क्या, वो चीजें सामने दिख रही हैं कि सिंधी समाज कह रहा है कि 200 किलो की चांदी थी, वीडियो जारी कर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता तक आपकी इस डिबेट में नहीं आया। ये सीधे स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस एसआईटी के बहाने पूरी तरह से लीपापोती पे लगी। और एक चीज और कहूं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। सीधे सीधे वही व्यक्ति जांच के लिए कहेगा जो चोरी के आरोप में है। चंपत राय गैंग, चंपत राय बंसल गैंग में कौन कौन लोग हैं? अनिल मिश्रा है, कहीं कोई राव है, कहीं कोई गोबर से 12 लाख पकड़ा जा रहा है, कहीं ड्राइवर चलाने वाला टुन्नू राय जो है वो पता चलता है कि होटल चल रहे हैं। तो जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होती उसके आधार पर, लेकिन जब सीधे राज्य से जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, आप लोगों को उनकी बात पे भी भरोसा नहीं है? बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से थोड़ा ये पूछिएगा, 100 से ज्यादा एसआईटी गठित हुई है। जांच के नतीजा सामने आ जाए उसके बाद तो सर कोई बात पुख्ता रूप से कहना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बात सुन लीजिए ना, 100 से ज्यादा एसआईटी उत्तर प्रदेश में विभिन्न मामलों में हुई। यहीं पे जब जमीन की चोरी की गई, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में और 9 करोड़ की नजुल की जमीन 54 करोड़ में, वहां पे अयोध्या का जो मेयर था ऋषिकेश उपाध्याय, उसका भांजा था, उसमें एसआईटी गठित हुई थी जिसमें चंपत राय बंसल का नाम आया था। क्या हुआ वहां पे? दरअसल पूरी तौर पे ये जो टेम्पल इकोनॉमी के पीछे भारतीय जनता, मैं अब एक बयान सुनवाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को डिबेट में, और विजय शंकर तिवारी जी वही बयान है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि मैंने कोट किया लेकिन बेहतर होगा कि एक बार उनका वक्तव्य सुना दें। ये विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी है, एनडीटीवी के सामने भी उन्होंने एक्सक्लूसिव दावे किए, सुनिए उनकी बात। हमारे साथ डॉक्टर राजू मनवानी जी हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है सिंधी सेवा संघ के। सर, क्या डोनेट किया था और अब क्या भावना है कि आखिरकार उसका क्या हुआ? 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने, पूरे सिंधी समाज ने, पूरे नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की। आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी, उन्होंने अयोध्या बुलाया, तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग, बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। 6 साल हो गए थे, ये तो टीवी के ऊपर न्यूज़ देखी तो हमें पता चला। तो मतलब आपको रसीद भी नहीं दी गई है? जी नहीं, रसीद वगैरह हमें कुछ नहीं है, और कहाँ यूज़ किया गया है वो भी पता नहीं है। तो हमारे सब भाइयों के फ़ोन आने लगे कि भाई आजकल टीवी के ऊपर ये जो सब कुछ चल रहा है, तो क्या हमें पता चलेगा कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई? और जहाँ तक जानना चाहता हूँ मैं कि किस रूप में आपने भेंट की थी? ईंट के तौर पर? हाँ, 1-1 किलो की चांदी की ईंट है, उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ मैं अभी आपको देता हूँ।
तो जो चांदी हमने दान की वो कहाँ गई ये पता नहीं है। आप सुन रहे हैं यहाँ पर राजू मनवानी जी क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि क्या हुआ है इसके बारे में पुख्ता रूप से पहले कुछ सामने आया, इसीलिए मैंने आज अपने दर्शकों को ये पूरा बयान भी सुनवाया है। और सर बड़ी पीड़ा है इस बयान को सुनवाते हुए। यहाँ पर इस समय ये बात नहीं कि किसी को कोई पॉइंट प्रूव करना है, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये मामला अब नेशनल भी नहीं रह गया, ये मामला इंटरनेशनल है। आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि सिंधी समाज न सिर्फ जो भारत में रहता है, जो दूसरे देशों में रहता है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में ये सेवा अर्पित कर रहे हैं। राम सबके हैं, सिंधी समाज ये बात कह रहा है, लेकिन आज उनके पास जानकारी नहीं है कि जो चांदी डोनेट की, देखिए तस्वीरें दिखा रही हूं मैं लगातार, जय झूलेलाल लिखकर उन्होंने जो 200 किलो चांदी भेंट की, चंपत राय भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ट्रस्ट के बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है, आप ये कह रहे हैं कि पहले कुछ निकल कर सामने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए, उन्होंने दूरी बनाई चंपत राय जी से। उसके बाद अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ शेषावतार में, उसमें नहीं गए लोग वहां पर राज्य से, सरकार के प्रतिनिधि। तो दूरी क्यों बना रही है सरकार? कहीं तो गड़बड़ है ना? बिल्कुल नहीं, एक मिनट देखो, दूरी बनाने का मतलब है कि जब एक जांच चल रही है तो स्वाभाविक रूप से चंपत जी ने स्वयं मना किया कि हम ऐसे उसमें नहीं रहेंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, जांच हो रही है, तो जांच में व्यक्ति कैसे रहेगा? तो जांच दूरी क्यों बना रहे हैं, उसका सीधा आधार इस प्रकार का है कि वो नहीं गए, उनका हम नहीं जाएंगे वहां पर। अभी चांदी की बात मैंने पहले ही कहा कि यहाँ खुले में नहीं रखी होती, उनका एक ठीक है, उनके मन में आया कि इस प्रकार की बात चल रही है तो हमारी 200 किलोग्राम की चांदी कहाँ गई। तो अब ये विषय निकल के आ गया तो SIT के सामने 200 किलोग्राम की चांदी भी होगी। उन्होंने वॉल्ट भी देखा होगा जहां पर सामान रखा जाता है, और वो सामान जितना जितना किसी ने दिया है, वो हमारी अपेक्षा है कि वहां सब कुछ रहेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ खुले में नहीं रखा जाता मीनाक्षी, कि वहां खुला रखा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ये सारी चीजें आप भी अपने वॉल्ट में रखते हैं, और श्री राम जन्मभूमि में कोई न कोई वॉल्ट होगा जहां पर इस प्रकार के सामान रखा गया होगा। ठीक है, आप वॉल्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह का जिक्र कर रहे हैं कि जहां पर रखा होगा, लेकिन मुझे लगातार जो बयान भी चल रहे हैं कि टिन्नू यादव का ये बयान है कि चरण पादुकाएं गलाकर उसका पता नहीं कुछ और कर दिया गया है, तो चरण पादुकाएं तो नहीं बची है, काक भुशुंडी जो अर्पित किए गए थे भगवान को वो भी वहां पर नहीं है, तो ऐसे बहुत से आइटम्स मिसिंग है। हाँ संदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात कि सिंधी समाज के नेता डॉक्टर राजू ने आज बोला कि 12 देशों से लोगों ने 200 किलो चांदी दी, और वो वीडियो तक दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस बात को छिपा रहे हैं। दूसरी तरफ टेम्पल इकोनॉमी के पीछे मेरी बात अधूरी रह गई थी, यही भारतीय जनता पार्टी जो लूट कर रही है, क्योंकि अयोध्या से लेकर के उज्जैन तक आप बताइए, वहां पे मुख्यमंत्री 500 एकड़ जमीन के रिश्तेदार लेकर के कब्जा किए हुए हैं। तो आज ये कहने में कतई गलत नहीं है कि अयोध्या उज्जैन झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, ये एजेंडा है, जो लोग हैं सब लोग लूट में शामिल है। चक्रपाणी जी, उन्होंने अयोध्या मथुरा उज्जैन तक का जिक्र कर दिया सर जी। संत समाज को चिंता है सर इस बात नहीं, देखिए मंदिरों के इर्द गिर्द जो हो रहा है, टेम्पल इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं वो। मीनाक्षी जी देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा मौका दिया कि सबको बोलने का आज मौका मिल रहा है। इन्होंने जितना घृणित कार्य किया, निश्चित रूप से देखो, बात इसका नहीं कि मेरे व्यक्ति हैं वो कि किसके व्यक्ति हैं, बात यह है कि गलत क्या है सही क्या है। और गलत जब हुआ है तभी लोग आकर के बयान दे रहे हैं, चैनलों पे चल रहा है, और पीछे भी लगा, ऐसा नहीं कि पहली बार है। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज सबको बोलने का मौका। लेकिन सरकार जो SIT है, चाहे और भी जो एजेंसियां हैं, उसको फौरी तरीके से तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जी हमारे आदमी है इसलिए छोड़ दिया जाए, उनके आदमी, अरे चोर चोर होता है, वो किसी का नहीं होता है, वो कहीं जाएगा तो सेंध में वो लगाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि उसको जितना जल्दी हो सके, जिस अंग में कैंसर हुआ उसको कैंसर को काट के निकाला जाए, ऑपरेशन किया जाए। हमें उस पर कार्रवाई हमें लगता है कि जल्द होना चाहिए। और ठीक है जी, कंप्यूटर बाबा, आपने सभी पक्षों को सुना यहाँ पर जी, सभी पक्षों को सुना आपने, किस पर भरोसा है किस पर भरोसा नहीं है, आपको खुलकर बोलते हैं आप, क्लियर कट बताइए सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनियों के आस्था का केंद्र है। इसलिए मंदिर के संचालन और प्रबंधन में संतों एवं कर्मचारियों की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। राम मंदिर की व्यवस्था ऐसे संतों के मार्गदर्शन में चले जिन पर पूरे सनातन समाज को जो है विश्वास हो, और जो मंदिर की गरिमा परंपरा
तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं का संरक्षण करे। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि चंपत राय को तो चंपत किया जाए। इन्होंने जमीन घोटाला भी किया और इसके बाद फिर ये मौका आया, चंपत राय को फिर लोगों ने उंगली उठाई। इन्होंने 200 करोड़ चांदी, सोना, हीरा, नाना प्रकार की। आखिर हमारे सनातन धर्म का क्या हाल होगा? मंदिरों से चोरी हो रही है, जिनको बिठाला, इस खेत में बाड़ी लगाई, बाड़ी ही खेत को खाने लगी, तो इसका मतलब इनकी जरूरत नहीं है। मैं विजय शंकर तिवारी से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि चंपत राय को इसमें रहना क्यों आवश्यक है? ठीक है, बताइए, जवाब दीजिए विजय शंकर तिवारी जी। तुम्हारे पास चंपत राय जी का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं सर? मीनाक्षी जी, जो दोषी होगा, मैंने बार बार कहा है, जो दोषी होगा वो निश्चित तौर पर दंडित होगा, और उसमें आप भी छूटे नहीं हैं, कोई भी छूटा नहीं है और मैं भी छूटा नहीं हूँ। जो झूठ बोलने वाले हैं, झूठ आरोप लगाने वाले हैं, वो भी छूटे नहीं है, कोई छूटा नहीं है। इस जांच पे वो सब दायरे में मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे बस एक बात बता ददीजिए। आपने कहा कि झूठे आरोप लगाने वाले बचेंगे नहीं। इस पूरे पिक्चर में कौन सा आरोप आपको झूठा अभी तक दिखाई दिया है आपकी जानकारी के हिसाब से? मैं फेयर एनालिसिस चाह रही हूं। आपको कौन से आरोपों पर डाउट है कि ये आरोप झूठे हैं? मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने आप थोड़ी देर बाद बताया कैसे कैसे झूठे आरोप लगाए गए हैं। अभी मैंने कैसे चंपत जी के भतीजे का नाम ले दिया, जो भतीजा ही नहीं है, कैसे बताया गया कि 50 बार चला गया। ऐसे एक नहीं दसियों उदाहरण मिल जाएंगे। और दूसरी बात, एक अंत में मैं मीनाक्षी जी कहना चाहता हूँ, भगवान राम के काम में जो आगे आज तक आया वो सारे गर्त में पहुंच गए हैं, इससे भूलना नहीं चाहिए। यहाँ भी अगर कोई दोषी होगा, भगवान राम उसको भी नहीं बख्शेंगे। वो कोई भी होगा, चाहे एंकर हो, चाहे ये विपक्षी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, इस भगवान के राम के प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। जो झूठ बोल रहा है वो भी, जो चोरी कर रहा है वो भी, कोई नहीं बचेगा। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। मैं इस वक्त आपका सोशल मीडिया का एक्स प्रोफाइल देख रही थी विजय जी। आपका विजय जी, आपका एक्स प्रोफाइल, ठीक है, आपका मैं एक्स प्रोफाइल देख रही हूँ इस वक्त, जिसमें आपने लगातार ये लिखा है कि जिन्होंने चंपत राय जी के साथ जिया है वही उनके विराट स्वरूप को जान सकते हैं। फिर आप लिख रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, संस्थाओं को दोषी ठहराना न्याय नहीं है। आप इस तरह के आप लगातार चंपत राय जी के बारे में आप लिख रहे हैं। विजय जी, मेरा बस एक सवाल है। विजय जी, मेरा बस एक सवाल है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी ये सवाल एक डिबेट में उठाया था। बस एक सवाल है, सवाल सुन लीजिए सर, एक सवाल। जितने भी आरोप लगे, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। सुनिए तो सर, ध्यान से सुन रही हूँ आप जो कह रहे हैं। मैं बस आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, चंपत राय जी की जो अपनी छवि है, ओवर द ईयर्स वो जो काम करके आए हैं, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाली कोई नहीं हूं, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूं। वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद की एक जिम्मेदारी है, और उस पद पर रहते हुए जो घटनाएं घटी हैं सर, उन पर सवाल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस नैतिकता के आधार पर प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके इर्द गिर्द सबसे बड़ी बात जब होती है मर्यादा की होती है, लेकिन जो उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर उनके आचरण में वो मर्यादा नहीं है सर, तो क्या इस देश में मिसाल साबित नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आज चंपत राय जी ये कह दे कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह है, अगर ये कहते हुए इस्तीफा दे दे सर, आज ही उनका कद ना बहुत लोगों की नजरों में बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा? ये सवाल मेरा आपसे। मीनाक्षी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपको पूछना चाहिए सवाल। ये बताइए, आगे बढ़ करके एक बड़ी एजेंसी को जांच के लिए सौंपना ये किसने किया है? ये समाजवादी पार्टी ने किया है क्या? कांग्रेस ने किया है क्या? किसी और ने किया क्या है? ये चंपत जी ने किया है कि इसकी विशद जांच होनी चाहिए। सर, जिन पर आरोप है वही जांच ऑर्डर करेंगे क्या? जिन पर आरोप है वही जांच ऑर्डर करेंगे क्या? ऐसा कहीं होता है सर? अगर आज मेरे ऊपर कोई आरोप होगा तो मुझे उस पद से हटना पड़ेगा ना सर? ये बेसिक लाइन होती है, ये बेसिक लाइन है सर, ये बेसिक लाइन है। आपको तो यार विश्वास किसी के पास नहीं है, तो आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे, आज उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ये बात सर, ये जो प्रश्न मैं उठा रही हूँ ना, ये सिर्फ इकलौते मीनाक्षी कंडवाल के सवाल नहीं है, ये पूरे संत समाज के, प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वालों के, और जिन्होंने चंदा दिया है, ये उनके सवाल हैं कि जहां पर आरोप है वहां पर इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आरोपों के जो आरोप जितने गंभीर हैं, उन आरोपों पर फेयर जांच होना भी, निष्पक्ष जांच, पारदर्शी जांच होना भी इस समय वक्त का तकाजा है, जिसे शायद आप भूल रहे हैं।